डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक था। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो अब किसी भी डायरेक्शन में जो उसका डेरिवेटिव है या किसी भी डायरेक्शन में जो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। और उसको हम किस तरीके से मालूम करते हैं, तो अगर आपके पास ये कोई डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में ये आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ और इस डायरेक्शन में जो है आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो मालूम करना है। तो आप क्या करते हैं, आप इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी अगर वेक्टर है उसको अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका यूनिट वेक्टर जो है वो हासिल होगा। ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो हम v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किस तरह मालूम करेंगे, v वेक्टर को उसके आप मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं ना तो हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हम वेक्टर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन means dividing a vector by its magnitude। जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ताकि हम उसका यूनिट वेक्टर मालूम कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। दैट इज फाइंडिंग यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर, फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन जो आपके पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, अब आपके पास ये आपके पास कोई सरफेस है। ठीक है ना, तो इस सरफेस की जो इक्वेशन है आपके पास दैट इज, आपको पता है सरफेस की इक्वेशन जो है वो किस टाइप की होती है, इसमें जो z होता है वो फंक्शन होता है x एंड y का। ठीक है, तो ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जिसमें z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ये आपके पास क्या है, ये स्पेस में आपके पास एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस इन स्पेस। ठीक है ना, ये आपके पास सरफेस की इक्वेशन है। तो अब आप इसके ऊपर अगर कोई भी अगर आप इसके ऊपर कर्व लेते हैं और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे इस डायरेक्शन में जो है आपने इस सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में जो आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है, तो उसकी नोटेशन क्या होती है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u। ये u जो है ये v का यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u ऑफ z। ठीक है ना, तो ये इसकी नोटेशन होती है। तो ये आपके पास है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z एट इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो मैं ये पिछले क्लास का टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक इससे मुतालिक है तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u है इन द डायरेक्शन ऑफ u, इससे क्या फायदा होता है, ये किस चीज को कैलकुलेट करता है, ये क्या चीज है? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z है इन द डायरेक्शन ऑफ u, यानी u की डायरेक्शन में z किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये वो चीज है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है तो जनरली दे डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, सो दे आर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है आपके पास, तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इन स्पेस इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो जनरली जो आपके पास टेम्परेचर होगा स्पेस के, अगर किसी भी पॉइंट पर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा।
तो अब अगर आप किसी रूम में हैं तो आपको रूम के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो अगर आप किसी रूम में हैं और इस रूम में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये जो पॉइंट टी है इस तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू एट दिस पॉइंट तो इज ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जी, जो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ की पॉइंट के। तो आप मुझे बताइए कि किसी रूम में जो टेम्परेचर है, क्या डिफरेंट डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन, ये जो पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर डिफाइंड है, तो क्या इस पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में टेम्परेचर की जो चेंज होने की रेट है क्या वो सेम होगी? नहीं, वो सेम नहीं होगी। किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर कम चेंज होगा। जैसे दो डिफरेंट डायरेक्शन दिखाई, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर की जो चेंज होने की रेट है वो ज्यादा है, किसी और डायरेक्शन में इससे ज्यादा हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर किसी भी गिवन डायरेक्शन में टेम्परेचर की रेट ऑफ चेंज क्या है, तो वो टेम्परेचर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन दैट डायरेक्शन। ठीक है ना? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज किस तरह चेंज होती है, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है। अगर किसी खास डायरेक्शन में वो ज्यादा चेंज हो रही है तो उस डायरेक्शन में उसकी रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगी। तो जैसा किसी रूम में जो टेम्परेचर होता है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर की वैल्यू है, अब वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ तरीके से चेंज होती है। तमाम डायरेक्शन में उसकी जो चेंज है वो सेम नहीं होती, तमाम डायरेक्शन में जो उसकी रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट होती है। तो किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है उसकी जो चेंज होने की रेट हो वो कम हो, और किसी दूसरी डायरेक्शन में उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो कुछ और होगी। तो किसी भी टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पी के ऊपर किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो टेम्परेचर की जो रेट ऑफ चेंज है, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर होगा इन दैट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टी है इन द डायरेक्शन ऑफ यू। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर की जो रेट ऑफ चेंज है, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टी है विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है ना? तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर है in the direction of u। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि आप जो अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है और तो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको आप यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर आप निकाल लें, तो ये ज़ाहिर वेक्टर की फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको टू डायमेंशन में निकालेंगे तो फिर इसके आई और जे कंपोनेंट होंगे, तीन डायमेंशन में निकालेंगे तो आई जे के कंपोनेंट होंगे। तो अगर हम इसको टू डी में देखें, तो टू डी में यानी टू डायमेंशन में आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, तो ये होगा आपके पास यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। तो इसका यू एक्स क्या एक्स कंपोनेंट है और यू वाई क्या वाई कंपोनेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास जो डेरिवेटिव वेक्टर है ऑफ जेड, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये जो है इसके भी दो कंपोनेंट है। एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये इसका जो है एक्स कंपोनेंट है आई, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो ये जो है जेड का जो है डेरिवेटिव वेक्टर हमने लिखा है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड एक्स आई प्लस जेड वाई जे। ठीक है ना? तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, तो ये हम किस तरह मालूम करते हैं? ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जेड इन द डायरेक्शन ऑफ यू। इसके लिए जो जेड का जो डेरिवेटिव वेक्टर है आपके पास, आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिस डायरेक्शन में आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें, यानी यू की डायरेक्शन में, तो उस यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये जो यू है, इस यूनिट वेक्टर के साथ जो है, जो हमारे पास जो डेरिवेटिव वेक्टर ऑफ जेड है, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर यू के साथ। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कि ये आपको वेक्टर दिया हुआ है जेड, ये आपको जो है फंक्शन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स का। लेट से ये 2x² y प्लस 3xy²। तो इसका हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है।
ठीक है, तो फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z and in the direction of vector इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है 4i प्लस जे, और इसको इस पॉइंट पर हमने निकालना है एट पॉइंट 1 1। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है इन द डायरेक्शन ऑफ v क्या होगी। तो सबसे पहले हम u की डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम वेक्टर v को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो जो वेक्टर v आपके पास दैट इज 4i प्लस जे, इसको डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, दैट इज 4 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4i प्लस जे, और नीचे आपके पास क्या होगा 16 प्लस 1। तो ये 4i प्लस जे एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17। ठीक है, तो फिर आप इसको अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। तो ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर है ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4 अपॉन अंडर रूट 17i और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17j। तो ये जो आपके पास ये क्या है, ये इस यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये ux है, x कंपोनेंट ऑफ u, और ये uy है, ये y कंपोनेंट ऑफ u है। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो z आपको दिया हुआ था, आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे इन x एंड y डायरेक्शन। तो ये आपके पास है 2x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ x के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4xy, और ये 3y क्यूब को एज इट इज रखेंगे, 3y स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x। इस तरह इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ y के लिहाज से डेरिवेटिव इसका होगा 2x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3 2 6xy। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z है इन द डायरेक्शन ऑफ u, तो वो किस तरह निकालेंगे हम, वो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ux से। ये चले इस तरह के लिए, ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ z है ये डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर के साथ। तो जो जो डेरिवेटिव ऑफ z है इसके कंपोनेंट क्या आपके पास, इसके कंपोनेंट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आपने लेनी है यूनिट वेक्टर के साथ, ये ux और uy। ठीक है, इसको ijk की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो फिर आप इस तरह लिखेंगे। ये मैंने तो इसको वेक्टर की फॉर्म, कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका x कंपोनेंट है, और ये फिर इसका y कंपोनेंट है। तो इसकी जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम यूनिट वेक्टर के साथ, जो आपके पास है uxi और प्लस uyj। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप कंपोनेंट फॉर्म में लेते हैं, ij के फॉर्म में लेते हैं, क्या करते हैं, x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x, ये मल्टीप्लाई होगा ux से। उसी तरह जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y, ये मल्टीप्लाई होगा uy से। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो ये इसका जो कह लें आप, ये इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसमें वैल्यूज जो आप रख दें, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास है 4xy प्लस 3y स्क्वायर, 4xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर के x कंपोनेंट से, यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट है 4 अपॉन अंडर रूट 17।
इसी तरह प्लस फिर जो z का पार्शियल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ u, ये है 2x स्क्वायर प्लस 6xy, और ये मल्टीप्लाई होगा जो यूनिट वेक्टर था जिस डायरेक्शन में आप डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहते, तो उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका y कंपोनेंट u y 1/√17 है ये आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने इसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है 1 1 पर के इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है आपके पास वो 1 है, तो फिर जो आपके पास x की जगह 1 रख दें और y की जगह 1 रख दें इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, तो ये आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट p11। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो 4x की जगह 1 है आपके पास, y की जगह 1 है और प्लस 3y², और ये आपके पास 4/√17 और फिर प्लस 2x तो स्क्वायर। प्लीज थोड़ा सा क्लियर लिखें, नजर नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा था। तो ये इसके अंदर आप पुट करें 4xy, तो 4x की जगह आपके पास कितना है 1 है, y की जगह आपके पास 1 है और प्लस 3y², तो ये 3y², y की जगह 1 और ये 4/√17 है आपके पास, फिर प्लस फिर इसमें ये जो है आपके पास 2x², 2x की जगह आपके पास 1 है और 6xy, तो x की जगह 1 और y की जगह 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास क्या होगा 4 + 3, ये 4/√17 और प्लस ये होगा आपके पास 2 + 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 4/√17 और ये आपके पास हो जाएगा 8 × 1/√17। ठीक है, तो इसमें एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम आपके पास क्या है √17, तो ये 7 4 ज़ा 28 और ये आपके पास 8 1 ज़ा 8 है, तो ये फिर डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u जो है एट पॉइंट 11 आ जाएगा 28 + 8 ये 36/√17। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए आप ये, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये बात कि किस तरह कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है सेवरल वेरिएबल का, तो आप उसका किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और अगर किसी खास पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसी से रिलेट जो है हमारे पास वो है ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन। तो अब हम ग्रेडियंट को पढ़ते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन जो है वो क्या चीज आपके पास, तो अभी हमने देखा अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास जो है फंक्शन है, तो जैसे टेम्परेचर था तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर डिफाइन है, तो अब डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम ये देखेंगे टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन में टेम्परेचर की जो चेंज होगी वो सेम नहीं होगी। किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो रहा होगा, उसकी रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगी, किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर कम चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफरेंट होगी। तो जो रेट ऑफ चेंज है आपके पास, रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो फिर एक डायरेक्शन ऐसी होगी ना जिसमें रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगी,
मैक्सिमम होगी। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, वो आपके पास फंक्शन का जो है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो जिस ग्रेडियंट आपके पास जो है डेट इज ग्रेडियंट जो है वो आपके पास एक वेक्टर है। ग्रेडियंट इज ए वेक्टर which measures the greatest rate of change of a function, greatest और maximum कह लें, greatest और maximum rate of change of a function। जैसे टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट होगा, अगर किसी रूम में आप हैं और उसमें किसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर सेम नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट जो टेम्परेचर की वैल्यू, अगर आप थर्मामीटर लेकर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है मुख्तलिफ तरीके से चेंज होती है। डिफरेंट डायरेक्शन में जो उसकी चेंज है वो डिफरेंट होती है। तो जिस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा चेंज हो रही है, जिस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसकी रेट ऑफ चेंज है, तो वो जो आपके पास डायरेक्शन है ना, वो एक वेक्टर, वो जो डायरेक्शन है आपके पास, वो उस टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में किसी फंक्शन की जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम है। तो अब हम ग्रेडियंट को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो हम पहले इसमें डिफाइन करते हैं ऑपरेटर को। हम जो है पहले समझते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटर? तो हम इसको ऑपरेटर की लैंग्वेज में बताते हैं, तो इसलिए पहले मैं बता दूं आपको कि ऑपरेटर का क्या मतलब होता है वापस। ऑपरेटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कोई एक्शन ऑपरेट करे। ऑपरेटर का मतलब है कि एक्शन परफॉर्म करने वाली चीज। ऑपरेटर जो है डज सम एक्शन, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ एक्शन जो हम जो है हम परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है कि आप कहें स्क्वायर ऑपरेटर, स्क्वायर ऑपरेटर है। और स्क्वायर ऑपरेटर क्या करेगा? ये इसका नाम ही बता रहा है, स्क्वायर ऑपरेटर स्क्वायर समथिंग। इसका एक्शन क्या होगा? जैसे स्क्वायर ऑपरेटर है, लेट्स से मैं स्क्वायर ऑपरेटर को जो है ये डिनोट करता हूं एस और ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर ऑपरेटर है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी ये उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। और इसका एक्शन क्या होगा? ये उसको स्क्वायर करेगा। तो स्क्वायर ऑपरेटर क्या करता है? स्क्वायर ऑपरेटर स्क्वायर समथिंग, ये इसका एक्शन है। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ स्क्वायर ऑपरेटर? उसके नाम से जा रही है कि स्क्वायर ऑपरेटर स्क्वायर समथिंग, स्क्वायर ऑपरेटर समथिंग। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में जो आप मुख्तलिफ फंक्शंस यूज करते हैं, तो वो भी आपके पास क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कोई एक्शन परफॉर्म करे तो वो ऑपरेटर है। तो स्क्वायर ऑपरेटर आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑपरेटर, जैसे स्क्वायर ऑपरेटर अगर आप 5 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ऑपरेटर जो है ये इसका एक्शन है कि जो भी चीज इसके अंदर होगी ये इसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है ना। तो ये 5 का स्क्वायर करेगा तो ये आपके पास जो इसका 5 स्क्वायर करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास 25, ठीक है ना। जैसे साइन ऑपरेटर है, तो साइन ऑफ एनीथिंग, इसको ऑपरेटर की लैंग्वेज में इस तरह लिखना है। तो साइन ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी चीज इसके अंदर होगी उसका साइन करेगा, ठीक है ना। जिस तरह आप स्क्वायर रूट ऑपरेटर होता है आपके पास SQRT, ये आपके पास फंक्शन फंक्शन होता है। तो स्क्वायर रूट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी चीज जो इसको दी जाती है ये इसका स्क्वायर रूट करता है। यानी इसका जो एक्शन होता है आपके पास वो ये कि ये स्क्वायर रूट करेगा। जैसे अगर आप इसको 9 देंगे तो ये जो है स्क्वायर रूट लेगा 9 का, जो कि आपके पास +-3 होगा, ठीक है ना।
तो ऑपरेटर जो है ये समझ लें कि ये आपके पास मशीन्स है, मशीन जो है तो वो अपना कोई एक्शन परफॉर्म करती है। तो ऑपरेटर्स आर लाइक मशीन। जैसे आपके पास अगर कीमा बनाने वाली मशीन है तो उसका एक्शन क्या है कि उसके अंदर जो भी आप चीज डालेंगे वो उसका कीमा बनाएगा, वो उसका एक्शन है। तो वो एक ऑपरेटर है, उसका एक्शन क्या है कि वो कोई भी जो चीज है उसको वो मिक्स कर देता है, उसको जो है बारीक बारीक पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। आप कोई जूसर बनाने वाली मशीन है, वो भी एक ऑपरेटर है। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? जूसर बनाने वाली मशीन है जे, और ये इसके ब्रैकेट में हम खाली इसलिए लिखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ इसको दिया जाए, कोई इनपुट इसको दिया जाए, कोई इनपुट इसको प्रोवाइड किया जाए। ये जो इनपुट लेगा तो ये इसके ऊपर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, और इसका एक्शन जो है वो क्या होगा? ये जो है ज़ाहिर है कि उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका एक्शन है कि जो अगर आप इसको फर्ज करें, आप इसको जो एप्पल देते हैं तो ये एप्पल का जूस बना देगा, ये इसका एक्शन होगा, उसको ऊपर रिएक्ट करेगा। तो इसी तरह ऑपरेटर है, स्क्वायर ऑपरेटर है, 5 देंगे तो ये 5 को ऊपर एक्ट करेगा, वहां यहाँ पर उसका एक्शन क्या है कि वो उसको स्क्वायर करता है। तो ये आपके पास ऑपरेटर है। सिंपली आप कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। से इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप लिखते हैं प्लस प्लस। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इसको जब आप 5 देंगे तो ये 5 प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी चीज इसको प्रोवाइड की जाती है ये इसमें +1 कर देता है। ये इसका एक्शन है। तो इसे 5 प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? 5 प्लस 1, ये इंक्रीज कर देगा 5 को बाय 1 यूनिट, तो दैट विल बिकम 6। इस तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है ना? तो ऑपरेटर परफॉर्म्स एक्शंस। तो अब आ जाए, अब यहाँ पे हम जो किसी भी फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसके मीनिंग्स आप के पास क्या है कि मीनिंग्स क्या है? ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन is a vector which determines the greatest rate of change of a function या maximum rate of change of a function। तो जिस डायरेक्शन में किसी फंक्शन की जो रेट ऑफ चेंज है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो ग्रेडियंट है आपके पास। वो डायरेक्शन जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है। तो अब ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर जो है आपके पास, ये डेल ऑपरेटर जो है ये इसका सिंबल है, ठीक है ना? अपसाइड डाउन डेल्टा, ये डेल्टा जो है ये जो है इसको अगर आप अपसाइड डाउन कर दें, फ्लिप करके लिख देंगे तो ये जो आपके पास है ये डेल्टा है, इसको हम डेल कहते हैं। तो ये डेल ऑपरेटर है। तो व्हाट इज डेल ऑपरेटर? तो ये जो डेल ऑपरेटर है आपके पास, तो ये डेल ऑपरेटर ये करेगा, जो ये एक वेक्टर है आपके पास। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड टू इट। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है तो इसमें वो पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसके साथ आप आई लगा देंगे, ये एक्स डायरेक्शन में, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और प्लस जो वाई, फिर जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट है उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ एनीथिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड टू इट, ये इन द डायरेक्शन ऑफ जेड है, ठीक है ना? ये मैं इसको अभी 2D में लिख रहा हूँ, 2 डायमेंशन में। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो 3 डायमेंशन में आप इसको इस तरह लिखेंगे, उसमें फिर जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो 3 डायमेंशन में जो डेल ऑपरेटर है आपके पास वो क्या होगा कि इसका जो ये एक वेक्टर है, पहली चीज आई जे के की फॉर्म में है ये। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, प्लस जो इसका वाई कंपोनेंट है उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जे। तो ये जो है इसका वाई कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और प्लस जो तीसरा कंपोनेंट होगा तो इसमें हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के, ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है डेल ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है? पहली चीज तो ये कि डेल ऑपरेटर जो है वो एक आपके पास वेक्टर है। तो डेल इज ए वेक्टर, और ये पार्शियल डेरिवेटिव लेता है आपके पास इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अगर 2D है तो इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, 3D में एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ये वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो डेल जो है आपके पास क्या है? डेल, तो डेल इज वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, और इसका एक्शन क्या है? ये डिफरेंशिएशन करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डेल इज वेक्टर, डेल इज
पार्शियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। या डेल इज वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर फर्ज करें आपके पास जो है ये आपके पास कोई फंक्शन है एक्स एंड वाई का, एफ एक्स वाई, ये आपके पास है 11x² वाई क्यूब। ठीक है ना, तो जब हम इसके ऊपर डेल ऑपरेट करेंगे, डेल ऑफ एफ, ये जो डेल ऑपरेटर एफ के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये आपके पास डेल ऑपरेटर है कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस जो सेकंड कंपोनेंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेता है विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ। ठीक है ना, तो अब ये जो एफ है, पहले ये एफ यहां पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो एक्शन होगा एफ के ऊपर वो क्या होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव लेगा एफ का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आपके पास ये मशीन है, ये अभी खाली है, जैसे ये जूसर मशीन है, ये जो जूसर मशीन है अभी आपके पास ये खाली है। ठीक है ना, अब ये वेट करिए कि कोई चीज इसके अंदर हम पुट करें, इनपुट करें, तो ये उसके ऊपर एक्शन करे। अब इसको अगर इसके अंदर अगर आप एप्पल इनपुट करेंगे, तो वो यहाँ पे एप्पल की जगह एफ है। इसी तरह जैसे ये मशीन है, इसी तरह ये ऑपरेटर है डेल। जैसे कोई मशीन होती है, उसके अंदर एक्शन एक्शन करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो एक्शन करने की सलाहियत उस वक्त रियलाइज होगी जब उसको कोई इनपुट दिया जाएगा। जैसे अगर एक जूसर है, तो उसके अंदर जूस बनाने की सलाहियत है, लेकिन ये सलाहियत उस वक्त जो है एक्शन में आएगी, या उस वक्त रियलाइज होगी जब हम उसको कोई चीज उसके अंदर इनपुट करेंगे। जैसे कोई एप्पल उसमें इनपुट करेंगे, तो ये एप्पल जो है ये एफ की जगह है। एप्पल हमने जूसर मशीन में इनपुट किया, तो वो उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और उसका जूस बना के हमें आउटपुट दे देगा। इसी तरह ये डेल है, ये भी एक मशीन है, तो ये वेट कर रही है, ये खाली है अभी, ये वेट कर रही है कि कुछ इसको दिया जाए, कुछ इनपुट इसको दिया जाए। ये इसका इनपुट है, ये इसका एप्पल है, कि इसको कुछ एप्पल या कोई फ्रूट दिया जाए इनपुट। एप्पल दें, ऑरेंज दें, बनाना दें, कुछ भी दें, कोई फ्रूट इसको दें, ताकि ये इसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करे। तो इसी तरह ये डेल ऑपरेटर, ये भी एक मशीन है, ये खाली है, इसके अंदर एक्शन करने की सलाहियत है, लेकिन ये अभी वेट कर रहा है कि कोई चीज इसको दी जाए जिस पर ये अपना एक्शन परफॉर्म करे। तो ये अपना एक्शन शो करने के लिए इट नीड सम इनपुट। तो यहाँ पे जो इसको इनपुट हमने दिया वो एफ दिया है, तो अब ये इनपुट एफ लेगा और फिर ये अब इसके ऊपर अपना एक्शन जो है परफॉर्म करना शुरू कर देगा, यानी अब ये प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। जैसे ये आपके पास मशीन है, ये अभी खाली है, आपने अब इसका एक्शन शो नहीं हो रहा, आपने इसमें कुछ फ्रूट डाला, तो ये फौरन उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा, चलेगा और उसका जूस बनाना शुरू कर देगा। तो अब इसका एक्शन शुरू हो गया एफ के ऊपर। अब ये एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डेल की मशीन चल रही है, प्रोसेस कर रही है। प्लस इसी तरह आपके पास ये जो एफ है, ये फिर यहाँ पे इस सेकंड कंपोनेंट में ये इसके ऊपर एक्शन होगा, यहाँ पे इनपुट लेंगे, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई 6। तो ये आपके पास डेल एफ है। ठीक है ना, तो यानी जो डेल का एक्शन है एफ के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एफ है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा आई प्लस, और इसी तरह एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसका जे कंपोनेंट होगा। ठीक है ना, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब जो एफ है आपके पास, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 11x² वाई क्यूब का, ये हो जाएगा 22x वाई क्यूब आई, प्लस इसी तरह जो पार्शियल डेरिवेटिव एफ है विद रिस्पेक्ट टू वाई, 11 3 33 x² वाई स्क्वायर जे। तो ये आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ये क्या चीज है, ये एफ की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है दैट इज, तो ये आपके पास दैट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ। ठीक है, अब अगर आपने जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एफ इसको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, कि जो फंक्शन एफ है पॉइंट लेट से
1 पर इसकी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या है, ये पॉइंट है, ये एफ जैसे टेम्परेचर हो सकता है। अब ये जो एफ है ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसकी जो चेंज है वो डिफरेंट है। तो अगर ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर अगर हम एफ को कैलकुलेट करें और फिर हम ये बताएं कि किस डायरेक्शन में इसकी रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो जो है आपके पास वो जो इसकी जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है ये उसकी वैल्यू होगी जिसको हम 0.11 पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये इसकी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट एनी पॉइंट है, ये किसी भी पॉइंट पर है, किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर। इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है इसमें आप एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ आएगी एट 0.11। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 22 एक्स आपके पास 1 है और वाई आपके पास 1 है, 1 क्यूब आई और प्लस 33 1 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जे। ठीक है, तो ये जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है आपके पास एफ की इन द डायरेक्शन ऑफ पी, ये आ जाएगा 22i प्लस 33j। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी ये जो वेक्टर है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन में जो एफ की रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम है एट 0.11, ठीक है ना। और इसका फिर मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें, यानी अगर व्हाट इज, ये तो आपके पास वेक्टर आ गया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of greatest rate of change of f at 0.11, ठीक है ना। तो अब अगर हमने 0.11 के ऊपर f की जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये जो आपके पास जो ग्रेडियंट आपने निकाला है f का एट 1 ये आपको वो डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में, ये आपको वो वेक्टर बता रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी f की जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास मैक्सिमम है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की। तो कोई भी जो वेक्टर है आप उसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है ग्रेडियंट ऑफ एफ का वो 22 है, 22 स्क्वायर और प्लस 33 स्क्वायर। तो इसको फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है ये उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी वैल्यू है, तो ये समझ गए आप क्या है ग्रेडियंट क्या आपके पास। इसी तरह अगर अगर आपके पास फर्ज करें कि आपके पास ये आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ 3 वेरिएबल्स का, ये एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है दैट इज एक्स वाई एंड जी, इसको आप डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो ये आपके पास जैसे 3x वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब है। तो अब अगर आप ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू मालूम करना चाहते हैं तो जो ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू है आपके पास वो क्या है, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू है या डेल डब्ल्यू, ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को डेल ऑपरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डब्ल्यू की जो है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगी आपके पास। ठीक है, तो जो डेल डब्ल्यू है आपके पास, डेल क्या आपके पास ये वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी डेल आपके पास 3 डायमेंशन में हम लिखेंगे तो पार्शियल पहले फर्स्ट कंपोनेंट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस जो भी इनपुट होगा उसका, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। फिर उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसके इनपुट का, ये इसका जे कंपोनेंट है। और फिर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे
थर्ड कंपोनेंट में विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसके इनपुट का ये इसका के कंपोनेंट है। तो ये आपके पास डेल क्या है कि एक मशीन है और ये अभी खाली पड़ी हुई है, अभी इसका एक्शन शो नहीं हो रहा। जिस तरह एक जूसर मशीन है वो खाली है, उसके अंदर एक्शन करने की सलाहियत है, लेकिन जब तक आप उसको कोई इनपुट कोई फ्रूट नहीं देंगे वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर आर लाइक मशीन्स, दे आर वेटिंग फॉर इनपुट्स टू शो देयर एक्शन। तो जब आप ये जो डेल ऑपरेटर है इसको इसको इनपुट देंगे W, तो ये क्या होगा, ये ग्रेडियंट ऑफ W जो है ये आपको बताएगा, ये इसका एक्शन क्या है कि W की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज बताएगा, जो कि एक फैक्टर होगी। तो ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ W है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W। अब इसके अंदर इनपुट इसको W मिल गया, तो ये W इनपुट लेगा। अब ये खाली जगह जो है इसके ऊपर, अब ये W आपने इनपुट दिया, तो अब ये इसके ऊपर अपना एक्शन करेगा। तो पहले W का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, फिर W का पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू Y, ये इसका Y कंपोनेंट है, डेल का ग्रेडियंट का आपके पास डेल W का। और फिर आप W का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z, ठीक है ना। ये इसका जो है आपके पास Z कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो ये W आपको दिया हुआ है, तो अब बताएं इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आप निकाल लें। तो ये ग्रेडियंट ऑफ W आपको मिल जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू X क्या होगा, X के लिहाज से 3 होगा, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई, और ये प्लस इसी तरह फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वाई स्क्वायर का पावर रूट से डेरिवेटिव 2y, तो 3 2 जा 6x वाई जेड क्यूब जे, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये 9x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये ग्रेडियंट ऑफ W है जो कि एक वेक्टर है, और हमें यही बता रहा है कि W किस डायरेक्शन में जो W की रेट ऑफ चेंज है वो ग्रेटेस्ट है। तो ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ W है। अब अगर आप इसको किसी खास पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करके आप ये बता देंगे कि उस पॉइंट P के ऊपर जो W की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है वो किस डायरेक्शन में। और फिर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो फिर वो मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। तो यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है मेरी? तो क्लियर है यहां तक बात? अब जैसे ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है आपके पास थ्री एग्जांपल्स है, इससे ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब इसमें आपके पास आप अभी आपने देखा कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास हैं वो आपके पास डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज है इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब जैसे कोई भी पॉइंट पी है, इसके ऊपर टेम्परेचर है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो उसकी रेट ऑफ चेंज होगी वो डिफरेंट होगी, जो कि हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मालूम करेंगे। और वो डायरेक्शन जिसमें उसकी रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा है वो उसका ग्रेडियंट है। तो जैसे ये तो आपके टी के डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन u1 है, इसके अंदर जो t की रेट ऑफ चेंज है तो उसके लिए ये t का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u1 इन द डायरेक्शन ऑफ u1। ये डायरेक्शन आपके पास है u2। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी रेट ऑफ चेंज है तो उसके लिए हम t का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ u2। इसी तरह ये डायरेक्शन आपके पास u3 है, ये यूनिट वेक्टर u3 है। तो इस डायरेक्शन में जो t की रेट ऑफ चेंज है तो उसके लिए ये t का हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ u3, ठीक है ना। तो आपके पास किसी भी डायरेक्शन में आपने रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो वो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मदद से जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है आपको किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज बताते हैं। और फिर इसमें एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, जैसे ये डायरेक्शन है।
तो ये जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है आपके पास, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन है। तो ये जो है आपके पास, ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी आपके पास, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होती है। तो ये आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, ये आपके पास क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। ये जो आपके पास है ये ग्रेडियंट ऑफ टी है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ये आपके पास है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है आपके पास, ये भी एक्चुअली एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसमें जो रेट ऑफ चेंज है आपके पास वो मैक्सिमम है, ठीक है ना? तो ग्रेडियंट भी जो है आपके पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, लेकिन ये इन दी मैक्सिमम डायरेक्शन है, यानी ये उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है जहां पे रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो a directional derivative in the direction of maximum rate of change। ठीक है? तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालें या उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालें, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये कि आपने उसके ग्रेडियंट को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन एफ है, तो ये आपके पास क्या, दोबारा मैं इसकी मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके पास जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है, या ये आपके पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है। ठीक है? या ये आपके पास एफ है, एफ इन दी स्टीपेस्ट डायरेक्शन, ये भी कहते हैं हम एफ इन दी स्टीपेस्ट डायरेक्शन। स्टीपेस्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में उसकी रेट ऑफ चेंज जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है? तो ये डिफरेंट नेम्स है जो हम इसके लिए यूज करते हैं। जो ग्रेडियंट आपके पास है किसी भी फंक्शन का, वो उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करता है, या उसकी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करता है, या वो डायरेक्शन मालूम करता है जिसमें एफ स्टीपेस्ट, एफ इन द स्टीपेस्ट डायरेक्शन हो, या एफ इन द स्टीपेस्ट डिसेंट भी कहते हैं बाजू का। तो अगर जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पर आपको ये जो है टेम्परेचर फंक्शन गिवन है। टेम्परेचर जो था आपके पास एक फंक्शन होता है ऑफ सेवरल वेरिएबल, वो किसी भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 3x y² -4y² z, ये आपके पास टेम्परेचर है एज ए फंक्शन ऑफ x y z। ये तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है आपके पास। ठीक है, अब आपने बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर चेंज इज मैक्सिमम, या फाइंड द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। ठीक है, तो एक तो हमने टेम्परेचर की जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है उसको मालूम करना है, और फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। तो हमें पता है कि जो ग्रेडियंट ऑफ टी होगा आपके पास, ये जो है ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को के बराबर है। तो ये जो हमें ग्रेडियंट मालूम करना है, इसमें ग्रेडियंट ऑफ टी, ये आपके पास जो है मैक्सिमम
या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ टी है। तो अब ग्रेडियंट ऑफ टी आपके पास क्या होगा, तो इसके अंदर ये जो डेल ऑपरेटर है ना आपके पास, ये हम आपको पता होना चाहिए डेल ऑपरेटर क्या होता है। ये वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपके पास। तो इसके अंदर जो है तीन कंपोनेंट्स हैं। एक्स वाई जी का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। फिर इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, तो ये इनपुट का पार्शियल डेरिवेटिव लेता है विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये इसका जे कंपोनेंट है। और फिर जो इसका z कंपोनेंट है उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इनपुट का विद रिस्पेक्ट टू z, ये इसका k कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब जब हम ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर है, इसको जब ऑपरेट करेंगे टेम्परेचर t के ऊपर, तो ये ग्रेडियंट ऑफ t है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें इनपुट जो आप t है आपके पास, ये आपने इसको इनपुट दिया है t, तो ये जो इनपुट t है जब इसके ऊपर अपना एक्शन शो करेगा तो इसमें ये पहले जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेगा ये टेम्परेचर का विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट हो गया। फिर ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेगा टेम्परेचर का विद रेस्पेक्ट टू y, ये इसका j कंपोनेंट है। फिर ये टेम्परेचर का पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रेस्पेक्ट टू z, ये इसका k कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव ले आप टेम्परेचर का बारी बारी विद रेस्पेक्ट टू x y and z। तो जो इसका x कंपोनेंट है आपके पास वो एक 3y²। ठीक है ना, इस टर्म में x नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 0 होगा। 3y² आए, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हो जाएगा 6xy, और इस टर्म का होगा -8yz। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t है विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू z, फर्स्ट टर्म में z नहीं है तो 0 होगा, सेकंड टर्म का -4y² हो जाएगा। k, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे ये कहता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है आप इसको फाइंड आउट करें टेम्परेचर, फाइंड एट, फर्स्ट करें ये कि एट दिस पॉइंट एट P111। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम पुट करके ये जो ग्रेडियंट ऑफ टी है हम इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, .111 पर। तो x1 रख दें, y1 रख दें। तो जब ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जहां जहां y² 1² तो ये आ जाएगा 3i प्लस ये x और y 1 1, ये और yz 1 1, तो ये 6 - 8 हो जाएगा, 6 - 8j, और प्लस यहाँ पे रखेंगे ये -4k। ठीक है, तो ये जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है एट .111, ये आपके पास है 3i, 6 - 8 -2j और -4k। तो इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, दैट इज टेम्परेचर change is maximum in the direction of gradient, the direction इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टी। ठीक है ना, जैसे अगर ये आपके पास पॉइंट है और ये जो वेक्टर अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं इसमें ये इस डायरेक्शन में ड्रॉ होता है, डेल टी। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये टेम्परेचर है आपके पास, तो ये जो डायरेक्शन है जो कि एक वेक्टर है आपके पास, यानी 3i -2j and -4k। तो ये आपके पास ये पॉइंट है 111। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में।
इस डायरेक्शन में इसकी जो रेट ऑफ चेंज है ना वो मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जो है आपके पास, वो इस पॉइंट के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ये अंडर रूट इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जेड कंपोनेंट है इसका -4, ठीक है। तो ये इस ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड है। तो आपके पास 9 + 4 और +16 है, ये आपके पास है √29। समझ में आ रही बात? तो क्लियर है कि ये क्या होती है, ग्रेडियंट क्या है, इसका क्या मतलब है, उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेडियंट को हम डिफाइन करने के लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम डेल कहते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, ये वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मतलब ये एक तो वेक्टर ऑपरेटर है आपके पास, तो इसके अंदर आई के की फॉर्म में लिखेंगे आप, और दूसरा इसका एक्शन क्या होता है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब ये कि ये जो है एक एक्शन परफॉर्म करेगा अपने इनपुट के ऊपर, ठीक है ना, ये ऑपरेटर होगा। तो यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है जी? तो यहाँ पर जो मैं आपको आधे घंटे का जो है मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, फिर ये 10:07 हो रहे हैं, तो आधे घंटे के बाद जो है फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है।